वो उसके पाँव भी पड़ी होगी, क्या बद कल मुझे ऐसा ना करे। कौन सा बाप ऐसे अल्फाज लेके किसी के पास जाए? कोई कहेगा कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, मैं उसको अस्पताल लेके जाऊं या किसी सोशल वर्कर पास ले जाऊं, अपनी इज्जत उछालने से बेहतर मैं खामोश हो गया। कैफियत ये थी कि खुदा ऐसी वक्त मुझे उठा ले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। नाजरीन, आज जिस स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, एक दिल दहला देने वाली, एक कर्बनाक स्टोरी है। 2005 अक्टूबर में एक नन्ही बच्ची अरीबा ने आंख खोली। उस दिन उसके बाप खालिद महमूद ने यह बात ज़रूर कही होगी, मुझको बख्शी है खुदा ने एक बेटी, चांद आंगन में जैसे उतर आया। नाज़रीन, वो बेटी अकलौती थी, उसके साथ क्या हुआ वो हम खालिद महमूद की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अरीबा खालिद एक ऐसा केस जिसने रावलपिंडी की पूरी फ़ज़ा सोगवार कर दी है। इस फ़ज़ा के साथ इस वक्त इनकी क्या कंडीशन है, इनको किन इल्ज़ामात का सामना है और कितने मसाइल का ये सामना कर रहे हैं, ये सारा कुछ इनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि वो बच्ची इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दी गई है और आज के दिन उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया है। व्यूअर्स, अंदाज़ा कीजिए कि एक 13 साल की बच्ची से 4 अफराद ने रेप किया। आज से ठीक 9 माह कबल उन 4 अफराद में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो खुद नवासों वाला है। उसकी उम्र 58 बरस है। उसको खालिद महमूद अपना बड़ा भाई मानते हैं, आबिद उसका नाम है। बाकी तफसील हम खालिद महमूद की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। मैं तो बस बच्ची को बस तकलीफ़ हुई, पेट की समझता रहा, मैदे की समझता रहा, तो ये मैं दवाइयाँ डालता रहा मैदे वगैरह के। तो गायनी का आप गायनी डॉक्टर के पास गए या आपको किसी ने मोहल्ले से बताया? नहीं, मैं गायनी डॉक्टर में अपने हॉस्पिटल गया, वहाँ चेक, उन्होंने जब कहा गायनी में आप जाएं चेक करवाएं, तो पहले तो मैं 2 कदम रुक गया कि ये क्या कह रही है। बहरहाल मैं गया, जब उन्होंने बताया है कि ये बच्ची इसका 6 माह से 4 है। तो आपको नहीं कभी पता चला घर में उसकी तबीयत कोई ख़राब हुई हो? नहीं, मुझे कोई नहीं पता चला। क्या अब मैं कहूँ कि किसी की बच्ची या पेन हो रही है या क्या कहेगा कोई आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है, वो क्या कहेगा जाके, किससे कहेगा? कि ये इतनी शर्मनाक बात है, इतनी दर्दनाक बात है कि कौन लेके जाएगा अपना? नहीं, तो इस बच्ची की वालदा नहीं मौजूद थी जब घर में ये सारा वाकया होता रहा? नहीं, वालदा नहीं, वालदा की इसकी डेथ हो चुकी है, तो एक मैं ही था। तो दूसरी इसके जो वालदा है वो कभी इधर कभी उधर अपने माँ बाप घर चली जाती है, अपने घर को इसको इतनी कोई तवज्जो नहीं दी है, तो वो अभी अपने माँ बाप के घर में अभी तक। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि 4 अफराद इसमें मुलविस हैं। इन 4 अफराद को इस वक्त अडयाला जेल भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उनको क्या सज़ा दी जाएगी। हमेशा की तरह वो कुछ दे दिलाकर थानों से बाहर होंगे और इस वक्त इनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का भी सामना है। इनको मुसलसल धमकियाँ भी दी जा रही हैं और इनके केस के हवाले से हम मज़ीद आपको बताते चलें कि ये केस 2 माह बाद रजिस्टर्ड हुआ। 2 माह बाद क्यों रजिस्टर्ड हुआ ये भी हम खालिद महमूद की ज़ुबानी जानते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि जब आपको पता चला उसके बाद 2 माह तक आपने फिर भी केस को दबाए रखा, आप अपने रिलेटिव्स के पास नहीं गए, आप थाने नहीं गए, क्यों नहीं गए? मैं इसलिए नहीं गया, मैं अकेला, एक भाई था, अल्लाह ने ले लिया, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो मैं किसी के पास नहीं गया। ये कहता था कि मेरे साथ कौन चलेगा, मेरे साथ पीछे कोई हाथ रखने वाला गए नहीं थे है। आप किसी के पास? मैं किसी के पास नहीं गया। अपने किसी एक मामू जान है, उनके पास गया था, लेकिन उन्होंने बस कुछ बुरा भला कहा। बुरा भला क्यों कहा? क्या कहा उनने आपको? यही उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप कोई नया चांद चाड़ के आ गए हो। बहरहाल पहले कहा चलो ठीक है, फिर उसके बाद कोई नहीं सामने आया, मैं इस काम में नहीं आ सकता। नहीं, आप हमें ये बताइएगा कि 2 माह तक आप क्यों घर में बैठे रहे?
बस इसी सोच विचार में अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, बस यही सोच विचार में मेरे 2 महीने गुजर गए। मैं किसी के पास नहीं लेके गया, बस अपने घर में बैठा रहा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, इतने वसाइल नहीं है मेरे कि मैं आगे निकल जाऊँ या किसी को रुपया पैसा दे के प्राइवेट हॉस्पिटलों में बात ये काम करा लेता या जो भी है चेकअप करवा लेता। बस खामोशी से बैठा रहा। मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। कौन सा बाप ऐसे अल्फाज लेके किसी के पास जाए, या कोई लेके जा सकता है? किसी की कोई कहेगा कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, मैं उसको अस्पताल लेके जाऊं, या किसी सोशल वर्कर के पास ले जाऊं, या किसी बड़े आदमी के पास ले जाऊं, या किसी पंचायत के पास ले जाऊं, किसी जरगे वाले के पास लेके जाऊं? अपनी इज्जत उछालने से बेहतर मैं खामोश हो गया। अपनी बेटी को आप दिलासा दिया आपने? अपनी बेटी को दिलासा दिया, उसको अपने हाथों से खाना खिलाया, ये कांग बेटा मैं तेरे साथ हूँ। क्या मुतालबा करना चाहेंगे हकाम बाला से कि आपके बच्ची के जो मुल्ज़मान हैं वो दरिंदे जो हैं उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? उनके साथ ये सलूक करना चाहिए, उनको सरेआम मैं कहता हूँ कि फांसी दी जाए, ताकि दूसरे किसी की माँ बहन बेटी को की तरफ आंख ना उठा के देखे। 1000 दफ़ा पहले सोचे फिर आंख उठाए। अच्छा, FIR में पढ़ रहा था, FIR में उस दरिंदा जो है आबिद, खास तौर पर वो उन सब में बड़ा है, उसको आबिद अंकल लिखा है। क्या अरीबा उनको अंकल कहती थी? रिबा अंकल कहती थी, आबिद अंकल। तो उस शख्स को जरा तरस नहीं आया उस मासूम बच्ची के साथ रेप करते हुए? बस वो खुद एक नवासों वाला है, नवासियों वाला है, उसको शायद नहीं तरस आया। जी खालिद साहब, हमें ये बताइएगा कि बच्ची ने जब आपको सारे वाक़ये से, जब आपको पता चल चुका कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है, उसने आपको आगाह किया कि बाबा मैं प्रेग्नेंट हूँ और क्यों हूँ, क्या वाक़या था, उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? कैफियत ये थी कि खुदा ऐसी वक्त मुझे उठा ले। और आबिद अंकल कहती थी। आज उस आबिद अंकल ने उसके साथ ये जो गंदा काम किया, और तकरीबन मुझे यकीन है वो उसके पाँव भी पड़ी होगी कि आबिद अंकल मुझे ऐसा ना करे। वो जाते वक्त जब गंदगी करके गया, जाते वक्त 100 रुपया उसको दे गया। क्या मेरी बच्ची की इज्जत के 100 रुपया था? उसकी कीमत 100 रुपया लगाई है। बच्ची इस अरसे में खामोश रही। उसने आपको बताया कि वो क्यों खामोश रही? उसे जब पता चला, पूछा बेटा आपने क्यों नहीं बताया? कहती बाबा मैं, मम्मा तो पहले ही नहीं है, मम्मा तो पहले ही चली गई। वो कहते कि मैं तेरे बाप को भी गोलियां मार दूंगा तेरे सामने, और तेरे भाई को भी और तुझे भी गोलियां मार देंगे। वो कह रही कि मैं आपको, मम्मा को खो चुकी हूँ, मैं आपको नहीं भाई खोना चाहती। जी व्यूअर्स, इस सारे केस के हवाले से अगर ये केस यहाँ तक लाने में, मुल्ज़मान को जेल भिजवाने तक का जो किरदार है वो मोहतरम इब्राहिम भट्ट साहब का है, जो सोशल वर्कर के हवाले से जाने जाते हैं। उनसे हम जानेंगे ये केस उनके पास कैसे आया तो और अभी तक क्या पेशरफ्त इसमें हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इब्राहिम भट्ट साहब, हमें बताइएगा कि आपके इलाके में आप सोशल वर्कर के तौर पे जाने जाते हैं, एक सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। आप बताइएगा कि आपके पास ये केस कैसे पहुंचा और इसमें ताख़ीर होने में आपको भी नहीं पता चला, क्योंकि मोहल्ले में ऐसी चीज़ें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं। आपको बर वक्त आइडिया नहीं हुआ कि ये मामला आपके मोहल्ले में रोनमा हो चुका है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इलाके मोहल्ले में ये बातें गर्दिश तो कर रही थी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी फैमिली एक क्राइसिस में थी, वो वीडियो स्कैंडल के हवाले से। तो मेरा इनसे रब्ता हुआ, बट ये एक मरतबा मुझे मिले। मैंने इनसे कहा कि मसला ये, मेरे साथ गले मिल कर रोने लग पड़े। मैंने इनका मैं आपके घर आऊँगा। घर गया तो लेकिन ये बेचारे बाहर नहीं आते थे। खैर मैं उसमें अपनी भी समझता हूँ कोताही कि अगर ये 2 माह लेट हुआ तो मेरी भी गलती थी कि मैं बिज़ी था। बट मैंने फिर इन्हें जिस वक्त प्रॉपर हम लोग इनसे मैं मिला, जिस वक्त इन्होंने ये मुझे बातें बताई, आप बिलीव करें कि मुझे बुखार हो गया। कि जिस वक्त इन्होंने अपनी बेटी की और सारी बातें बताई, मुझे बुखार हो गया था कि यार ये क्या है। मैं आपके चैनल के वास्ते से ये बात बताऊं, हमारा माशरा इतना बेस है, लोगों ने इन पे मुख्तलिफ तरह के टॉन्ट किए, बातें की, ये कर दिया वो कर दिया। इस माशरे की आपको मैं मसाइल का बताऊं, इस माशरे में इतने पेचीदा मसाइल हैं कि लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि यार
खालिद की बेटी है, मेरी बेटी तो नहीं। क्या आपने 4 खानदानों से दुश्मनी मोल ली है, आपको कोई धमकियां वगैरह तो नहीं मिल रही? देखें, अगर मैं इन धमकियों से डरता और उन लोगों से डरता तो शायद मैं आज इन्हें और उन दरिंदों को इस जेल के पीछे नहीं भेजता और इन्हें खड़ा ना कर सकता। मैंने पूरे पाकिस्तान की बच्चियों, रावलपिंडी की बच्चियों का बेड़ा उठाया। मैंने इन्हें कहा कि आप खड़े हों। इज्जत घर छुप के बैठने से नहीं होती। मैं समझता हूँ इज्जत सामने आके फेस करने से होती है। घर बैठ के तो ये बच्ची आज जैसे बच्ची हुई पैदा, या आज पैदा हो जाती तो ये किसको मुंह दिखाते। आज ये सामने हैं, वो लोग जेल के पीछे हैं, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब माओं बहनों से ये इल्तमास करता हूँ आपके चैनल के वसात से, मेरे से राब्ता करें। अगर कोई नहीं खड़ा होता, ये भाई, ये बेटा आपके साथ खड़ा है। इस वक्त केस की कंडीशन क्या है और कानूनी जो मामलात हैं वो आप खुद देख रहे हैं या किसी टीम के हवाले से? जी, कानूनी मामलात मैं भी देख रहा हूँ, हमारी एक लॉयर्स टीम है वो भी देख रही है। इस सिलसिले में ये है कि अब ज़िम्नियाँ लिखी जानी हैं और चालान पेश होना है। उस सिलसिले में हमारी रात को भी लीगल टीम थी, उससे बात हुई हमारे साथ। पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मैं स्पेशली यहाँ पे मिर्ज़ा शकील साहब जो SHO हैं, इकबाल साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया इस पूरे केस में। मिर्ज़ा साहब के तो ये अल्फाज थे कि खालिद साहब ये समझें कि ये मेरी बेटी के साथ वाक़या हुआ है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ बड़े ही अफसोस के साथ कि क्या हम लोग इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं, कोई बंदा इस केस में नहीं आया। इब्राहिम साहब, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे आला काम से कि इन मुजरिमों को क्या सज़ा देनी चाहिए? देखें, अदालतें आज़ाद हैं और इस मुल्क में एक कानून है। जब कानून की बालादस्ती होगी तो फिर ही ऐसे जुराइम पे काबू पाया जा सकता है। इतने माशरे में वाक़यात हैं, ज़ैनब का वाक़या है, फरिश्ता वाला केस हुआ जितने, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ये वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। तो ये मेरी हुकाम बाला से, गवर्नमेंट से ये अपील है कि खुदारा फिर आप ये देखें कि अगर कानून सख्त भी नहीं है और आप सख्त भी कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा ये केसेस आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और कुछ केसेस तो ऐसे हैं लोग इज्जत की वजह से सामने ही नहीं आते। खुदारा सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं और जो लोग इन कानून की बनाने में रुकावट हैं कौम के सामने बेनकाब किए जाएं। जी व्यूअर्स, बेटियां रहमत होती हैं, मैंने पहले भी बताया, और जो बेटियों वाले हैं वो इस दर्द को, इस कैफियत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो शायर ने क्या खूब कहा है, बेटियां नूर नज़र दिल की सदा होती हैं, बेटियां मिसले दुआ मिसले शिफा होती हैं। एक सवाल हम इस वक्त खालिद साहब से करेंगे कि आपकी बेटी ने आज के दिन जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले की जा रही थी तो कोई बात की हो, कोई मैसेज दिया हो, कुछ कहा हो, बाबा कुछ कहा हो उसने? कोई बात नहीं की, ये पूछा बेटा खाना खाया। रिबा ने मुझे कुछ नहीं बताया, सहमी हुई थी, कुछ बोल ही रही, बेटा खाना खाया है, बेटा मैं आपके साथ हूँ, बेटा मुझे बताओ, कुछ भी नहीं बोली। जब अंदर लेके गया उधर डॉक्टर साहब के पास, मैडम के पास गया, उन्हें कहा मिला, कुछ नहीं बात की, ठीक है उधर ले जाओ। अच्छा, रिबा के पास इन दिनों में, ये 2 माह में और इसके बाद आज का दिन जब रिबा ने एक बेटी को जन्म दिया, तो उस दौरान कोई रिलेटिव आपके पास आया हो, किसी ने फ़ोन करके दादरसी की हो, किसी ने दिलासा दिया हो, किसी भी नहीं, थपकी दी हो किसी ने? किसी भी नहीं, किसी भी नहीं पूछा, न किसी ने बताया, न कोई आया मेरे पास, न किसी ने बोला। आपको कोई धमकियां वगैरह तो नहीं दी जा रही सारे वाक़े के बाद? धमकियाँ तो कुछ दे जा रही है, कुछ नहीं दी है। यही कहते हैं कि बस पुलिस स्पेशल हमारे CPO जो एक दबंग ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं, उनसे कोई मुतालबा करना चाहेंगे प्रोटेक्शन के हवाले से? मैं ये कहता हूँ, ये मेरी पुलिस जो है, हमारे रत्ता थाने वाले SHO शकील साहब और डिप्टी साहब ने मुझे बहुत हौसला दिया है, बहुत तावन किया है इन्होंने मेरे साथ। इकबाल साहब भी मेरे साथ लाहौर तक गए और वापस हैं, बहुत तावन किया है इन्होंने, बहुत अच्छा मेरे साथ सलूक किया। लेकिन कोई मुतालबा करना चाहें एहसन यूनुस साहब से जो CPO हैं मौजूदा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरी बेटी के मुजरिम है, जो मेरे मुजरिम है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।
और राजा बाजार इस चौक, ये मिलाद चौक में इनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि किसी की और बहू बेटियों को कोई आंख ना उठा के देख सके, और जो बाकी दरिंदे हैं कोई ऐसा जुर्म करने की हिम्मत भी ना करे। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे अपने अल्फाज जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त मेरे से अल्फाज जो हैं वो बयां के काबिल नहीं। ये प्रोग्राम करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम से कबल भी जो गुफ्तगू हुई वो ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं दोबारा ये कहूँगा कि जो बेटियों वाले हैं वो इस सारे सिनेरियो को समझ सकते हैं कि उनकी इस वक्त क्या कैफियत होगी। व्यूअर्स, ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें सिर्फ उन 4 दरिंदों का कसूर नहीं, बल्कि इस पूरे माशरे का, इस मोहल्ले का, जहाँ ये रहते हैं उनके पड़ोसियों का भी कसूर है। क्योंकि एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ, न ज़मीन फटी न आसमान गिरा, लेकिन उसके बावजूद जो सारा मामला है उसमें इलाके की खामोशी भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। और इस मौके पे एक क्रेडिट जो है वो हम देना चाहेंगे इब्राहिम भट्ट साहब को कि उनने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और दुश्मनी मोल लेते हुए इस केस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने उस बदनसीब बाप की गुफ्तगू सुनी जिसकी बेटी 4 अफराद की दरिंदगी का शिकार हुई। हमारी इतलात के मुताबिक इस केस में इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ NGOs की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस केस को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारी मुतल्लिका काम से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि इस बाप को इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़मान को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।